Hello friends, my name is Dr. Rohit Jasrotia. I am a psychiatrist by profession. आज मैं ओपियोइड डिपेंडेंस के ऊपर आपसे बात करूँगा। आजकल ओपियोइड एडिक्शन बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट हो रही है सोसाइटी में और पीपल ऑफ एवरी एज आर गेटिंग एडिक्टेड टू ओपियोइड्स। बहुत कॉमनली ईज़िली मार्केट में मिल जाती है एंड द एडिक्शन इज़ वेरी क्विक टू दीज ड्रग्स। और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो अपनी लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस बर्बाद कर दे रहे हैं जस्ट बाय बिकमिंग एडिक्टेड टू ओपियोइड्स। सो बेसिकली ओपियोइड्स जो होते हैं वो हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं फॉर पेन्स। इट इज़ ए पेन किलर ड्रग like fentanyl, like tramadol or Ultracet. It is also tramadol, which is used in acute pains को ट्रीट करने के लिए जो बहुत सिवियर हों उसमें यूज़ होता है। पेन्स जो रिलेटेड टू कैंसर हो उन पेशेंट्स को भी दी जाती है। पोस्ट सर्जरी भी ओपियोइड का यूज़ किया जाता है फॉर रिलीविंग द पेन एंड फॉर नसों की पेन, वेस्कुलर पेन्स वी ऑल्सो यूज़ ओपियोइड्स। बट लेटली अब देखा जा रहा है कि लोग इसका मिसयूज़ करने लग गए हैं एंड इसको नॉट एज मेडिसिन बट फॉर रिक्रिएशनल पर्पस यूज़ किया जा रहा है। एंड many people of all age groups are becoming prey to this addiction. यूज़ इसका 3 तरीके से पैटर्न में देखा जाता है। वन इज़ स्नॉटिंग, ओरल यूज़ भी लोग करते हैं एंड इंजेक्टेबल से भी करते हैं, आईवी इसे इंट्रावेनस यूज़ कहते हैं। तो इन 3 तरीक़ों से इसका यूज़ किया जाता है। पैटर्न ऑफ डोज इज़ अराउंड अबाउट हाफ ग्राम एट स्टार्टिंग एंड देन इंक्रीज टू 1 ग्राम पर डे। हमारे यहाँ इसको इन सेंटी दी मेजर, सो आधा सेंटी, 1 सेंटी मीन हाफ ग्राम और 1 ग्राम इसका यूज़ होता है। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम इज़ राउंड अबाउट 2000 to 3000। और जिनका रोज़ का कंजप्शन है, यू कैन अंडरस्टैंड कि उनका कितना फाइनेंशियल बर्डन फैमिली पे आता होगा कि 3000 दे आर जस्ट स्पेंडिंग अपॉन परचेजिंग दीज ड्रग्स फ्रॉम द ड्रग racketeers. Or we have seen a lot of families in financial crisis and those who have lost their everything just because कि उनकी फैमिली का कोई मेंबर जो था वो एडिक्ट हो गया ओपियोइड की एडिक्शन से। जो कॉमनली यूज़ ओपियोइड फॉर्म्स हैं वो हेरोइन बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एंड भुक्की विच इज़ ए क्रूड फॉर्म ऑफ हेरोइन। हेरोइन इज़ ए रिफाइंड फॉर्म। इसका पैटर्न भी सेम लाइक एल्कोहल इंक्रीज़ होता जाता है। इंसान को उससे डिज़ायर्ड इफेक्ट नहीं मिलता है क्वांटिटी से, देन the dose starts, he or she starts to increase
when not getting the desired effect. पेशेंट अगर इनको रोकने की कोशिश करता है तो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स जो मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं इन ओपियोइड पेशेंट्स इज़ नॉशिया और वोमिटिंग, देयर कैन बी डायरिया, नींद की परेशानी आ सकती है, घबराहट बहुत ज़्यादा हो सकती है, बुखार चढ़ सकता है, फीवर हो सकता है, पल्स रेट, हार्ट रेट बहुत हाई हो जाती है पेशेंट की, मसल क्रैम्प्स होते हैं, बोन पेन्स होती हैं, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, रनिंग नोज़ होता है और इंक्रीज ब्लड प्रेशर देखा जा सकता है। अगर पेशेंट किसी वजह से इसकी ओवरडोज कर लेता है तो उसमें डेथ के चांसेस भी हो सकते हैं। ओपियोइड विड्रॉल बेसिकली अगर एक नॉर्मल एवरेज क्वांटिटी में ओपियोइड कंज्यूम किया जाए तो उसका विड्रॉल जो होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है और फ्यू डेज से लेके फ्यू वीक्स में उसका इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो जाता है, बट उसका विड्रॉल इतना सिवियर होता है कि उसको झेल पाना पेशेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता। सो देर आर फ्यू ड्रग्स विच आर पार्शियल ओपियोइड एगोनिस्ट विच आर यूज्ड कि पेशेंट को विड्रॉल ना आए एंड स्लोली उन ड्रग्स को हम टैपर करके पेशेंट को एडिक्शन से बाहर निकालते हैं। I will tell you about the drugs little later. First I tell you the investigations which are required to be done. पहले पेशेंट का यूरिन टेस्ट किया जाता है for the which we call drug screening, जिससे हमें पता लगता है कि पेशेंट इज़ टेकिंग ओपियोइड्स। सो मॉर्फिन टेस्ट किया जाता है, वो अगर पॉजिटिव आता है देन there are other few tests like liver function test, kidney function test and test for HIV and hepatitis C, क्योंकि जो पेशेंट्स इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं बहुत कॉमनली देखा गया है कि वो इंजेक्शंस अपने पार्टनर्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और प्रेवलेंस ऑफ HIV and hepatitis C is very common in patient abusing opioids intravenously. सो ये इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं। उसके बाद पेशेंट्स के पास जो ऑप्शंस हैं वो ड्रग्स की होती है बुप्रोनॉर्फिन विच इज़ WHO रिकॉग्नाइज एज एंटी ओपियोइड सब्स्टिट्यूट ड्रग। बुप्रोनॉर्फिन जो 2 मिलीग्राम में दिया जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द कंजप्शन ऑफ द ओपियोइड ऑफ द पेशेंट उसकी डोज को रेगुलेट किया जाता है थ्राइस ए डे और 4 टाइम ए डे। सो इट कैन बी 6 milligram to 16 milligram of buprenorphine per day depending upon the opioid dose of the patient. सेकेंड ऑप्शन इज़ मेथाडोन एंड सुबॉक्सोन, ये भी यूज़ किए जाते हैं, बट इंडिया में मोस्ट कॉमन जो यूज़ किया जा रहा है दैट इज़ बुप्रोनॉर्फिन एंड टपेंडाडोल। पहले हम ट्रामाडोल का भी यूज़ करते थे बट अब ट्रामाडोल का यूज़ कम किया जा रहा है क्योंकि उसमें भी एडिक्शन होने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं एंड पेशेंट हीरोइन या भुट्टी छोड़ के ट्रामाडोल पे डिपेंडेंट हो जाता है। So buprenorphine and tapentadol are used with some benzodiazepines to make the patient sleep. ट्रीटमेंट जो इसका चलता है वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट ऑन द मोटिवेशन लेवल ऑफ द पेशेंट एंड विल पावर ऑफ द पेशेंट। कई पेशेंट्स में 2-3 महीने में भी वो इस चीज़ से बाहर निकल आते हैं और कई पेशेंट्स 5, 6, 7 साल बाद भी ओपियोइड को पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। बीच में नशा करते हैं, रिलैप्स करते हैं, फिर उनको ट्रीटमेंट पे डाला जाता है, अगेन दे रिलैप्स। सो देयर कैन बी मैनी रीजंस फॉर देयर रिलैप्स। सो ये पैटर्न इसका देखा जाता है।
बुप्रोनॉर्फिन की ओवरडोज से भी डेथ हो सकती है. सो बुप्रोनॉर्फिन इज़ ऑल्सो गिवन विद the combination of naloxone which is an antidote for buprenorphine overdose. कई मेडिसिन्स आती हैं जो बुप्रोनॉर्फिन एंड नैलोक्सोन के कम्बिनेशन में आती हैं, और कई आती हैं जो बुप्रोनॉर्फिन जिनमें अकेली बुप्रोनॉर्फिन होती है और उसमें हम नैलोक्सोन पेशेंट को साथ में देते हैं कि कभी अगर ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट नैलोक्सोन ले सके. बट मोर ओवर आजकल मार्केट में जो एडिक्शन सेंटर्स में अवेलेबल डी एडिक्शन सेंटर्स में अवेलेबल मेडिसिन हैं उसमें कम्बिनेशन ऑफ बोथ होता है. सो दिस वाज द टॉपिक एंड आई वांटेड टू टॉक अबाउट ओपियोइड एडिक्शन. आजकल बहुत ज़्यादा ओपियोइड की एडिक्शन देखी जा रही है, छोटे शहरों में भी बड़े शहरों में भी. बहुत यंग एज के बच्चे इसमें इंडल्ज हो रहे हैं. My personal experience, I have seen a patient of opioid addiction from a very reputed school of my city, just of the age of 14. And when I took the history of the patient, his mother was with him. तो patient ने 4 साल पहले ये स्टार्ट किया था, that means at the age of 10. And after exploring little more, I came to know that the patient के स्कूल में उसकी क्लास में 3 और बच्चे IV opioid abuser हैं, and one girl is also opioid abuser. So there is no age bar for this addiction. So my request to all is to keep vigil on their wards. और अगर उन्हें लगता है कि बच्चा पैसे ज़्यादा मांग रहा है उनसे या बाहर अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा है और जब वो आ रहा है तब उसकी आइज़ थोड़ी लाल हैं या उसमें कुछ आपको चेंजेस दिख रही हैं, तो यू मस्ट कंसल्ट ए साइकाइट्रिस्ट. अगर IV अब्यूज़र है तो यू कैन चेक द वेन्स ऑफ द पर्सन. बच्चा है तो बच्चे में या बड़ा है तो बड़े में. सो आप वो चेक कर सकते हैं. अगर आपको लगता है कि बच्चे ने या उस इंसान ने IV इंजेक्शन लगाए हुए हैं तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी दैट द पर्सन इज़ गेटिंग इनटू ओपियोइड एडिक्शन. तो जल्द से जल्द आप उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कराइए. एंड ट्रीटमेंट इज़ लॉन्ग बट इट डिपेंड्स अपॉन दी मोटिवेशन लेवल ऑफ द पेशेंट. और कई पेशेंट बहुत जल्दी इससे बाहर निकल सकते हैं, और जितना जल्दी हमें पता लग जाएगा, क्रॉनिसिटी जितनी कम होगी उतना जल्दी ही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सकता है और उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट से पेशेंट रिकवर हो सकता है और फिर नॉर्मल लाइफ अपनी स्टार्ट कर सकता है. सो आई थिंक आई हैव गिवन यू फेयर information about the opioid addiction. So kindly keep vigil on your young kids. There is no gender bias in opioid addiction. It is seen in both male and females. And if you see that they are indulging in some sort of activities which you think are because of some addictions, तो उनको किसी साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं और उनकी ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल हो सके स्टार्ट करें. थैंक यू वेरी मच.